आपने आज फर्स्ट क्लास ली है। तो देखिए पहले कुछ कन्वर्सेशन कर लेते हैं। दोज हु आर न्यू वन, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और अभी काफ़ी सारा हम लोगों ने पढ़ भी लिया। इनफैक्ट पंजाबी हमने फिनिश किया लास्ट क्लास में, एंड इवन इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद दिस वन, व्हाट टू से, लाइकेन, राइट। सो लाइकेन हमने स्टार्ट किया हुआ है। लाइकिन के पहले का जो भी रह रहा होगा, वो जितने भी नए बच्चे आएंगे उन सबको एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसको हम बैकअप क्लास बोलते हैं। द सेम टाइम अगर आप चाहें तो आपको बैकअप में जो वीडियोस होंगे वो निष्कर्ष जी आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट साथ में मैं आपको वैसे भी पढ़ाऊंगा, पर्सनली भी पढ़ाऊंगा जितने सारे नए बच्चे आए हुए हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग लाइकेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। फाकिया, लास्ट क्लास में यहीं तक किया हुआ था ना? बताओ भाई, लास्ट क्लास में कहाँ तक किया हुआ था, प्लीज बताइए। बोलो बोलो जल्दी से, कहाँ तक किया हुआ था लास्ट क्लास में? डेवलप, ओह, 12th वाला टॉपिक था ये, तो 12th वाला क्लास, ठीक है। अच्छा, यू वांट टू लर्न फ्रॉम क्लोथ, सॉरी। तो हाँ, ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किया हुआ था, ठीक। तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, तो 12th वाले में आपका ज़्यादा नहीं हुआ है, 12th वाले टॉपिक में। तो 12th में तो मैंने सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्शन कराया हुआ है, और रिप्रोडक्शन इन जनरल जो पहला वाला टॉपिक था वही कराया हुआ है। और हम लोग पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नो नो, यू आर इन राइट क्लास। तो इसके पहले मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ा रहा था। हार्दिक, यू आर इन राइट क्लास, ठीक है। तो 12th में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो 12th वाले टॉपिक में रिप्रोडक्शन जो था, रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, और प्लस प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड ऑल दैट, ठीक है। और यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, या देन हार्दिक यू आर इन रॉन्ग क्लास, डेफिनेटली यू आर इन रॉन्ग क्लास। इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू कैन लीव। नाहिद, आर यू न्यू वन? नाहिद परवीन, कोई बात नहीं, इट्स ओके हार्दिक। प्लीज रिस्पॉन्ड करो एक बारी। नाहिद, इज इट योर फर्स्ट क्लास? जो नए बच्चे हैं वो प्लीज मुझे बताएं। मोहम्मद जीशान, बहुत दिन बाद तुम आए, लास्ट क्लास में नहीं था ना जीशान? आयशा तो थी लास्ट क्लास में। नाहिद, ओके, ठीक है, योर सेकंड क्लास, कोई बात नहीं। और जीशान इज नॉट देयर, लास्ट क्लास नहीं थे ना? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे आप लास्ट में बताओ एक बारी, कौन था? फाकिया ही बताएगी, और आयशा भी बता सकते हैं, आयशा भी थी लास्ट क्लास में। इवन प्रांजल, यू वाज देयर इन लास्ट क्लास। तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या किया हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में कहाँ तक कर लिया था, ये मुझे बताओ। एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें कहाँ तक कर लिया था, बताइए प्लीज। बोलो भाई, जल्दी बताओ, थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करो भाई। हाँ, स्लो स्लो तो लोग रिप्लाई कर रहे हो, हैं? क्या हुआ भाई? रक्षा, बोलो भाई, प्रांजल, आयशा, पाकिया, बताओ भाई, आप लोग मैसेज करो। लास्ट क्लास पे हमने एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या कराया था, क्या क्या पढ़ा दिया था, ये बताइए प्लीज मेरे को, जल्दी से बताओ। हेलोबियल एंडो, राइट, ओके, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बताया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ, मैंने आपको एंडोस्पर्म बता दिया था। तो मैंने आपको तीनों तरह के एंडोस्पर्म बता दिए थे। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है, और न्यूसेलर एंडोस्पर्म,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स, ठीक है ना। हाँ डाइकॉटलीडन, ठीक है। डाइकॉटलीडन में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलो अब स्टार्ट किया जाए। मेरे हिसाब से सभी लोग आ चुके हैं। रेहान इज देयर। रेहान क्या हुआ भाई, आज लेट हो गए? तो देखो लास्ट क्लास में मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया हुआ था, कहाँ पे छोड़ा हुआ था, मुझे याद आ गया, ठीक है। और थैंक यू फॉर किया, आपने बताया। बैकअप क्लास कब होगा? जिशान, ए जिशान तुम लास्ट क्लास में थे कहाँ, पहले तो ये बताओ। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे ना? यू नॉट देयर इन लास्ट क्लास? पहले तो ये बताओ, लास्ट क्लास में थे? पहले तो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में थे क्या? लास्ट से आया था, अच्छा लास्ट क्लास से आए थे, ठीक है। ओके ओके। अब देखो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने क्या था, पहले तो ये समझो, ठीक है? और उसके आगे की फिर हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि बाकी तो सब सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सिर्फ दो सेल्स होती हैं जो हमारी रह जाती हैं, है ना। जिसमें से हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि एक तो हमारी होती है, ये रह जाती है एग सेल, है ना। और दूसरी हमारी जो रह जाती है वो यहाँ पर ये एक, ये थ्री न्यूक्लियस फ्यूज होकर के ये ट्रिप्लॉइड जो रह जाता है, ठीक है ना। दिस इज दिस वन, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि ये वाला जो पार्ट है ये तो पूरा हो गया हमारा एम्ब्रियो सेक, दिस इज कंप्लीट एम्ब्रियो सेक। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारी क्या थी, ये कंप्लीट जो पूरी की पूरी सेल है, इसको हमने कहा था सेंट्रल सेल, ठीक है। इस सेंट्रल सेल से, है ना, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, या सेंट्रल सेल्स, है ना। इस सेंट्रल सेल से इससे बनता क्या है, इससे हमारा फॉर्म हुआ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने पढ़ लिया कि तीन तरह के एंडोस्पर्म होते हैं। वो तीनों तरह के एंडोस्पर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। मैंने बताया था कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है न्यूक्लियर, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर भी बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया था सेलुलर होता है, सेलुलर। और तीसरा होता है हेलोबियल, ठीक है। तीन तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, राइट। ये क्या है, दिस इज जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो कितना होता है, डिप्लॉइड होता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, कि सीड का स्ट्रक्चर। तो सीड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया हुआ था, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि इस तरह से ये सीड होगा, है ना। सीड के अंदर पैकिंग होगी, और सीड के अंदर पूरा का पूरा ये क्या करेगा, जो ये था आपका जाइगोट, जाइगोट आपका डिवाइड करेगा, और जाइगोट डिवाइड करके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन को सक करेगा, बाहर से अंदर की तरफ न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेके देगा किसको, एम्ब्रियो को। और उसके बाद इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो में ये जो हिस्सा है इसको हमने कहा कॉटिलीडन, इसको हमने कॉटिलीडन बोला। ये हमारा पूरा एम्ब्रियो हो गया, सॉरी ये पूरा का पूरा, हाँ पूरा का पूरा हमारा ये एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया। इसमें कॉटिलीडन हो गया, ये दो कॉटिलीडन हो गए, जिससे वो न्यूट्रिशन सक करता है, इसको हमने हॉस्टोरिया कहा था। हॉस्टोरिया जो है ये बना किससे है, ये एम्ब्रियो का ही पार्ट है,
तो हॉस्टोरिया डिप्लॉयड होगा, कॉटलीडन कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ पर एक एम्ब्रियो का छोटा सा पार्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम प्ल्यूव्यूल कहेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल कहेंगे, रेडिकल। और बाकी का जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा बाहर का पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज एंडोस्पर्म। मैंने एक चीज और बताया था कि जब सीड बन जाएगा, और ये पूरा सीड है, मैंने आपको ये चीज और बताई थी कि जब सीड बन जाएगा तो किसी किसी में एंडोस्पर्म बचा रहेगा थोड़ा बड़ा, उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड भेजेंगे, और किसी किसी में एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और उस पूरी जगह को कौन भर लेगा, कॉटलीडन, तो हम उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। यहां तक किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो, और अगर नहीं है तो फिर मैं अब आगे चलता हूँ। नो डाउट, ठीक है रक्षा, चलो थैंक यू, किसी को डाउट नहीं है ना। तो अब देखिए, अब इसका मतलब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे किस तरह से एम्ब्रियो को, तो आप हेडिंग ला लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिलेडन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडनस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट। अब देखो कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, ये पहले पूरे स्टेप को आप मेरे समझेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और हम जो पढ़ रहे हैं वो एम्ब्रियो है किसी डाइकॉट प्लांट का, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक सेल होती है जिसको आप जाइगोट सेल कहते हैं। तो ये आपकी एक सिंपली एक जाइगोटिक सेल है, दिस इज सिंपली अ जाइगोटिक सेल। ये सिंपली आप मान लीजिए कि आपकी एक जाइगोटिक सेल है। सिंपली इस जाइगोटिक सेल में इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ही ये न्यूक्लियस है, दिस इज योर जाइगोट। समझते आना, बहुत ध्यान समझना पहले बात को, नोट और बाद में करना। जाइगोट डिवाइड करता है। अब देखो जितने भी डिवीजन होंगे वो कहने की बिल्कुल बात नहीं है, डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, तो डिवीजन यहाँ पे हमेशा माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। जाइगोट आपका डिप्लॉइड है, जाइगोट के डिवाइड करने से अब ये ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से इसमें दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब दो सेल, एक ऊपर की तरफ एक सेल बन जाती है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूसरी सेल जो होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। ये जो जाइगोटिक सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड, एक अपर सेल और लोअर सेल। अब देखिए जो अपर सेल होती है ना, ये आपकी अपर सेल, इसमें भी एक न्यूक्लियस है और इसमें भी एक न्यूक्लियस है। तो अपर वाली जो सेल होती है, अब ये अपर वाली सेल का साइड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, इट विल बी एट ये माइक्रोपाइलर एंड, मतलब इसका मुंह माइक्रोपाइल की तरह है। दूसरा जो नीचे वाली सेल है ऑब्वियसली वो वाली चैलेजल एंड पे है। तो जब डाइवोट डिवाइड करेगा तो ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बड़ी सी सेल बनेगी जिसको हम बेसल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसल और सस्पेंसर सेल, इसको हम बेसल या सस्पेंसर सेल कहेंगे। नीचे की तरफ जो सेल बनती है उसको हम टर्मिनल एम्ब्रियो सेल बोलते हैं, rather than you can say एम्ब्रियो सेल।
तो जाइगोट के डिवाइड होने से जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। ऊपर की तरफ बनेगी बेसल सस्पेंसर सेल और नीचे की तरफ आपकी बनेगी जाइगोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। फर्दर इसमें फिर से डिवीजन होता है, फिर से डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करने की वजह से ऊपर वाली जो सेल है वो तो आपकी बड़ी ही बनी रहेगी, बेसल सेल। बेसल सेल ऐसे लार्जर शेप में बनी रहेगी। अब नीचे वाली जो आपकी सेल है, ये वाली सेल एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल में डिवीजन होता है ना। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, एम्ब्रियो सेल में जो डिवीजन होता है तो ऐसे दिखा देता हूँ, लाइक दिस वे। तो एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड कर रही है। एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड करने की वजह से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, एक ऐसे बनेगी, एक ये सेल बन गई और दूसरी ये सेल। आपकी जो ऊपर वाली सेल थी वो तो यूं की यूं ही रहेगी, ऊपर वाली सेल बेसल सस्पेंसर सेल। इसका थोड़ा सा साइज ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका साइज इंक्रीज हो गया, इसके कंपैरिजन में इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये आपकी बेसल सेल ही बनी रहेगी। दिस इज नीचे वाली जो दो सेल बनी है ना, इसमें से ये जो नीचे की तरफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर सेल। तो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये आपकी एम्ब्रियो सेल ही बनी रही। तो एम्ब्रियो सेल में डिवीजन हुआ, ऊपर की तरफ सस्पेंसर सेल बनी और नीचे की तरफ एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब फर्दर इसमें फिर से डिवीजन होता है। अब ऊपर की तरफ आप देखिए बेसल सेल में नो डिवीजन, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन नीचे वाली सेल्स में ही डिवीजन हो रहा है। यहां पर बेसल सेल का और साइज जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बेसल सेल का साइज बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है? और नीचे की तरफ सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कई सारी बार डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद 7 to 8 सेल का सस्पेंसर बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सस्पेंसर के साथ में जो एम्ब्रियो सेल है आपकी ये वाली, तो अब देखिए थोड़ा सा कलर इनका चेंज कर लिया जाए। आपका ये तो आपकी बेसल सेल हो गई, है ना, बेसल सेल हो गई। और दूसरी आपकी ये वाली हो गई, दिस इज योर सस्पेंसर सेल, दिस इज सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर सेल हो गई आपकी, ठीक है। और इसके नीचे जो आपकी ये तीसरी वाली सेल हो गई, दिस इज एम्ब्रियो सेल। तो एक ये आपकी एम्ब्रियो सेल हो गई, तीनों अलग अलग तरह की सेल हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो पार्ट है दिस इज योर इसके नीचे। अब यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो सेल दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई इस तरह से, ये 4 सेल स्टेज है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेल डिवाइड हुई और यहाँ पर नीचे की तरफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता जाएगा। अब ये आपको 4 सेल स्टेज क्यों दिखाई दे रहा है, ये 4 सेल स्टेज क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब दो ही सेल क्यों दिखाई दे रही, दो आगे हैं दो पीछे हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले 2 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। पहले ये 4 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो बनेगा, 4 सेल स्टेज, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो आपकी बनी हुई है ये वाला पार्ट, ये जो है इसको हमने बोला दिस कंप्लीट पार्ट, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल। ऊपर वाला जो पार्ट है, जो लार्जर पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ऑस्टोरिया। ऑस्टोरिया, ऑस्टोरिया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका बनता है, ये हॉस्टोरिया और अपने साइज को बढ़ाता जाता है। तो ऑस्टोरिया के साइज के बढ़ने की वजह से यहाँ पर
थोड़ा थोड़ा वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगता है ऑस्ट्रेलिया में, और हमेशा प्लांट सेल में वैक्यूल्स बनती जाती हैं। तो दिस इज वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। वैक्यूल फॉर्मेशन के बाद आप इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है वो नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अभी भी क्या है कि जो आपकी सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल इसका साइज सॉरी दिस हॉस्टोरियल सेल, इसका साइज एकदम से बिल्कुल बढ़ा हुआ रहेगा, ये काफी बड़ी होती है। दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम एक्चुअली। और सस्पेंसर सेल आपकी 6 to 19 सेल की बन जाएगी सस्पेंसर सेल, ये इसका और साइज बढ़ जाएगा, 6 to 19 सेल की आपकी हो जाएगी। ये सस्पेंसर के ही डिवीजन की वजह से बनी। दिस इज 6 to 19 सेल सस्पेंसर बनेगा। ये आपकी हॉस्टोरिया ही रहेगी, दिस इज हॉस्टोरिया ओनली, और ये डिवाइड नहीं करेगी हॉस्टोरिया। इसके नीचे जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो आपका अब क्या होगा, एम्ब्रियो यहाँ पर 8 सेल स्टेज बनेगा, और उसके बाद जाकर के 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्ब्रियो अब आपका कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एम्ब्रियो यहाँ पर इस तरह से 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो। फाइनली वन मोर थिंग, अब इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो सस्पेंसर तो इतना ही बड़ा बना रहेगा, ठीक है ना। आप ये जो आपका डिवीजन होगा यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, तो आप देखिए सेल चारों तरफ सेल बन रही है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो के यहाँ पे तो देखिए ये ट्रांसफर डिवीजन की वजह से इसकी लंबाई बढ़ती आ रही है, लेकिन एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे डिवीजन हो रहा है, इस डिवीजन को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लीनल। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है एंटी क्लीनल एंड पेरी क्लीनल डिवीजन हो रहा है। एंटी क्लीनर और पेरी क्लीनर डिवीजन आपको पता है कि नहीं पता, ये बताइए पहले आप लोग। आर यू अवेयर विद एंटी क्लीनर एंड पेरी क्लीनर डिवीजन? जल्दी से बताओ, वैसे मैं पढ़ा बता चुका हूं आप लोगों को, बोलिए भाई। एंटी क्लीनल एंड पेरी क्लीनल डिवीजन। ओ रियली, भाई ये तो समझने वाली बात है, समझिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एंटी क्लीनल एंड पेरी क्लीनल डिवीजन। देखिए होता क्या है, व्हाट इज एंटी क्लीनल एंड पेरी क्लीनल डिवीजन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ लोगों को पता होना चाहिए वैसे, आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा। देखिए कुछ लोगों को मैसेज आ रहा है, म्यूट हो। अच्छा आप लोग म्यूट हो, अरे ऐसे कैसे हो गए? अभी म्यूट नहीं हो, अभी तो देखो चेक करो। ठीक है, तो एंटी क्लीनर और पेरी क्लीनर का डिवीजन क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे ये चीज बता देता हूँ। अभी भी म्यूट क्या नहीं हुआ है? अभी भी म्यूट हो? वेट देखो, देखने तो अच्छा। नहीं यार म्यूट तो मैंने नहीं किया किसी को। ठीक है, अनम्यूट कर दिया, अभी आवाज आ रही है? अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अब मैंने अनम्यूट कर दिया है। नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, मैंने यहाँ से कर दिया, देखो चेक तो करो एक बारी।
अभी देखो, चेक करो। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज। हाँ लेकिन अब म्यूट जब पूछना हो तभी ऑन करना, ठीक है, उससे डिस्टरबेंस होता है, तब पूछना हो तभी ऑन करना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था व्हाट इज द पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट दैट माइट बी चांसेस कि हो सकता है आप उस समय ना रहे हो। देखिए पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता क्या है। बंद हो गया? अरे दोस्त क्या कर रहे हो यार तुम। अभी देखो, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ट्राई करो। हो तो रहा है यार, हो तो रहा है, अब ठीक है। हाँ बंद हो गया। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बोलते रहोगे, ठीक है ना, शांत रहना, ठीक है। बंद करो चलो, ठीक। हम्म, ठीक है, आ जाओ। देखो बात समझो अब। सर पेरिक्लिनल सरफेस में पेरिक्लिनल, हाँ वेरी गुड, ठीक है, सही कह रहा है रियान। देखो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है, सपोज दैट कि ये सेल्स हैं, रादर देन इसकी जगह ये दो सेल्स हैं। अब ये दो सेल डिवाइड करती हैं, है ना, ये दो सेल डिवाइड करती हैं। अब सेल डिवाइड कैसे कर सकती है, ये एक सेल थी, इसमें डिवीजन के दो तरीके हैं। ये सेल ऐसे भी डिवाइड कर सकती कि नहीं कर सकती, और ये सेल ऐसे भी डिवाइड कर सकती है। बताओ कर सकती नहीं कर सकती? दोनों तरीके हैं। एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रही है, तो हाँ ये एक सेल ऐसे भी डिवाइड कर सकती है और ऐसे भी डिवाइड कर सकती है। अगर ये सेल डिवाइड करें और इस तरह से हो, है ना, तो ये दोनों सेल ने डिवाइड किया, दो से चार बनी, और डिवीजन इस तरह से बाहर की तरफ हो रहा, आउटर साइड पे हो रहा हो, है ना, पेरीफेरी की तरफ हो रहा हो, तो हम ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे, पेरिक्लिनल। है तो ये माइटोसिस ही, ठीक है तो माइटोसिस डिवीजन है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही बन रही है। लेकिन अगर ये पेरीफेरी की तरफ हो रही है तो हम इसको पेरिक्लिनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक। तो इस तरह का डिवीजन जो है ये पेरिक्लिनल कहलाता है। अब देखो सपोज दैट वही दो सेल्स थी, है ना, ये दो सेल डिवाइड कर रही हैं। अब इन दो सेल ने डिवाइड किया, और दो सेल ने डिवाइड करके चार सेल बना लिया, ये इधर डिवाइड कर गई और ये इधर डिवाइड कर गई, ठीक है। इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लिनल डिवीजन कहेंगे, ठीक है। तो पेरिक्लिनल और एंटी क्लिनल डिवीजन ऑलमोस्ट सभी जगह पे एक साथ हो। समझ आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई क्या? चीज जिस सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उसको हम पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। पुराने का है वो, भाई पुराने किए हैं वो। समझ गए? क्लियर? समझ में आ गया? पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन प्लीज नोट कर लीजिएगा। इन पेरिक्लिनल डिवीजन दे विल इंक्रीज, दे विल डिवाइड टुवर्ड्स पेरिफेरी, है ना, बाहर की तरफ। तो सेकेंडरी ग्रोथ को आप कह सकते हो उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन। जब भी किसी, सपोज दैट दिस इज अ पेन, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी ग्रिथ बढ़ेगी, इसकी मोटाई बढ़ेगी, है ना, ठीक। हटा दूं पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल? हाँ, लेंथ साइड बढ़ेगा किसमें? पेरी के नाम है सर। एंटी सर, एंटी पेन एंटीक्लिनल में लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, एंटीक्लिनल में लेंथ लेंथ, बढ़ेगी। इसमें सर ब्रेथ बढ़ेगा। पेरिक्लिनल हमेशा ग्रिथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंटीक्लिनल क्या होगा, साइड में, साइड को इंक्रीज करेगा, साइड को, साइड में ओके। इंक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। तो पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल में हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, राइट। तो मैं आपको बता रहा था, देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और अगर आपको ना, जैसे मैंने बोला, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको नहीं आता आप वहीं पे मेरे को बोलिए सर नहीं आता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपके वहीं पे, वहीं पे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता आप मेरे को वहीं पे बताइए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। देखिए अब समझिए फिर से,
अब क्या है कि नेक्स्ट जो स्टेज हमारी बनेगी जाकर के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जब होगा, तो अब क्या होगा, अब ये वाले पार्ट पे बात करते हैं। अब इन पे डिवीजन नहीं होगा, ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, हॉस्टोरिया ऐसे कैसे रहेगा, सस्पेंसर सेल ऐसे कैसे रहेगा, डिवीजन होगा जाकर के नीचे एम्ब्रियो वाले पार्ट में। तो एम्ब्रियो वाले पार्ट में क्या होगा, बहुत सारा डिवीजन होगा, और बहुत सारा डिवीजन होने के बाद ये ऊपर सस्पेंसर सेल आपकी हो गई। इस तरह से हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे डिवीजन होंगे, और बहुत सारे डिवीजन हो जाने के बाद इस तरह से हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दो कॉम्पैक्ट सेल होंगे, यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी लंबी लंबी सेल्स होंगी। ये जो नीचे की तरफ बन रहा है, ये जो मास आपको बन रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे वाला जो मास है, दिस इज कॉटिलीडन। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कॉटिलीडन से ही हो रहा है, बहुत ध्यान से बात को समझिए। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सॉरी, कॉटिलीडन का फॉर्मेशन, कॉटिलीडन का फॉर्मेशन एम्ब्रियो से ही हो रहा है। क्या हो, कैसे होंगे, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है ना। इसमें ऊपर की तरफ, यहां की तरफ रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये और ज्यादा डिवाइड कर जाएगी, और ज्यादा जब डिवाइड करने के बाद ये इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये तो आपका वो बन गया पूरा का पूरा, ये दोनों कॉटिलीडन बन गए, है ना। ऊपर की तरफ आपकी जो सेल्स हैं, दे आर सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, अब देखिए फाइनली जो मैं आपको बता रहा था, इसमें से जो नेक्स्ट स्टेप आपने नोट कर लिया है, डायग्राम सबने नोट कर लिया। नो सर। ये आपका सस्पेंसर हो गया, है ना। ऊपर की तरफ मैंने हॉस्टोरिया बना दिया, ये सस्पेंसर हो गया, और नीचे की तरफ जो आपका फॉर्मेशन हुआ, दैट इज योर, दिस इज योर एक्चुअली पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये दो इसके कॉटिलीडन हो गए, दिस टू और कॉटिलीडन, है ना। ये कॉटिलीडन हो गए, कॉटिलीडन के ही अंदर बीच में कुछ ऐसा पार्ट होगा, ये रेडिकल हो गई, है ना। तो ये प्लीम्यूल हो गया, सॉरी प्लीम्यूल, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए रेडिकल, रेडिकल से क्या बनेगी, जल्दी बताओ। प्ल्यूम्यूल से क्या बनेगी, अरे तुम लोग कितना 11th में बोलते थे, 12th में बोलते ही नहीं हुआ है। रेडिकल से क्या बनेगी, जल्दी बताओ। रूट, हाँ, प्ल्यूम्यूल से क्या बनेगी, शूट, है ना। और ये हमारे क्या हो गए, ये कॉटिलीडन वाले पार्ट हो गए। हाँ, कॉटिलीडन क्या देगा, एनर्जी देगा डेवलप होने की, है ना। और ये दिस इज सस्पेंसर, सस्पेंसर, ये क्या है, दिस इज, ये हॉस्टोरिया हो गया, और ये हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो हो गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट।
बोलिए भाई। हाँ वेरी गुड, ऐसा ये बताया। बोलो भाई। बताइए भाई, किसी को कहीं पे कोई डाउट बताओ, बोलो। कहीं पे किसी को डाउट हो, समझ आएगा? डायग्राम सबने बना लिया? क्लियर? गुड। प्रांजल समझ में आया? द्रक्षा? वाक्या समझ में आया बेटा? ओके, ऑल क्लियर। 8 एम्ब्रियो के बाद जो बनाया है उसके, हाँ ठीक है, 8 एम्ब्रियो के बाद जो बनाया है वो बता दो, चलो ठीक है। 8 सेल एम्ब्रियो के बाद देखो, मैं बेटा ये बता रहा था कि 8 सेल जो एम्ब्रियो आपका बना, ठीक है, ये 8 सेल के बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पे बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ द पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन। बहुत सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। बहुत सारे पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन हो जाने के बाद ये जो आपका 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो है वो इस स्टेज में पहुंच जाता है। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ सेल, देयर विल बी लैक्स ऑफ सेल, और थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ सेल मिलकर के एक बड़े से बॉडी के मास का फॉर्मेशन करेंगे, कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म के पूरे फूड को हॉस्टोरिया से एम्ब्रियो सक करता जा रहा है। एंडोस्पर्म, बहुत ध्यान समझना, एंडोस्पर्म के पूरे फूड को ये जो हॉस्टोरिया है ये सक करता है, ये वाला हॉस्टोरिया ये सक करता जा रहा है। सक करके धीरे धीरे उसको इकट्ठा कर रहा है, कहां पे? कॉटिलिडन में, है ना? तो कई बारी क्या होता है, हॉस्टोरिया पूरा का पूरा खा जाता है और वो कॉटिलिडन में इकट्ठा हो जाता है। इसी के अंदर तो एम्ब्रियो से ही, ये 8 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो से ही एक बड़े से बहुत सारे हजारों सेल का कॉटिलिडन बन गया। कॉटिलिडन के बाद बीच में एक छोटा सा पार्ट बना जिसमें अपर साइड की जो सेल्स होती हैं वो रूट कैप का फॉर्मेशन करती हैं और नीचे वाली सेल ये शूट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इन्हीं में देखिए, तो नीचे की तरफ क्या बन जाता है? प्लूम्यूल बन गया। तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा? आगे चल के शूट बनाएगा, है ना? जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा? शूट बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? रेडिकल क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। कॉटिलिडन क्या करेंगे? अब जब ये सीड जर्मिनेट कर रहा होगा तो उस समय सीड अपने लिए, खुद के लिए फूड तो बना नहीं सकता, तो उस समय फूड डिराइव कहां करेगा? तो सीड अपने जर्मिनेशन के लिए क्या करता है कि फूड को स्टोर करके रखता है कॉटिलिडन में। धीरे धीरे क्या होगा, कॉटिलिडन से फूड, जैसे पानी पड़ता है तो पानी पड़ने के बाद सीड के अंदर मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम कम फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो कॉटिलिडन के स्टोर फूड को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और प्लूम्यूल और कॉटिलिडन को एनर्जी देने लगते हैं। रेडिकल से छोटी छोटी रूट्स निकल आती हैं, प्लूम्यूल से छोटी छोटी लीव्स निकल आती हैं और सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जब वो सीडलिंग ग्रीन हो जाता है तो कॉटिलिडन का काम खत्म हो जाता है और वो खुद अपने लिए फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऑस्टोरिया का काम होता है कि चारों तरफ से फूड को सक करके एम्ब्रियो को देना, ताकि इतनी सारी सेल जो डिवाइड कर रही हैं जिसके लिए उनको एनर्जी मिल सके। ठीक है, क्लियर? आप बताओ भाई, कोई डाउट? 19 सेल। तुम्हारी आवाज दोस्त आ नहीं रही है, तुम टाइप करो, जैसे बाकी सब लोग टाइप करें तो भी टाइप कर दो। ओके, सब लोग समझ गए? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आगे चला जाए, मूव किया जाए। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लो। ठीक है, डायग्राम सबने बना लिया? सिक्सटीन टू 19 सेल क्या है? 16 टू 19 सेल का सस्पेंसर, ये देखो ना, मैंने लिखा तो है 16 टू 19 सेल सस्पेंसर। ये जो सस्पेंसर वाला पार्ट है, जिससे कि सस्पेंसर वो पार्ट है जिससे कि एम्ब्रियो और हॉस्टोरिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये 16 टू 19 सेल का होगा। क्लियर? ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट करो। ओके। इन डाइकॉट्स, पहला पॉइंट, इन डाइकॉट्स जाइगोट डिवाइड, जाइगोट डिवाइड, फर्स्ट पॉइंट है जाइगोट डिवाइड, डिवाइड। इन डाइकोट डिवाइस। तुम माइक्रोफोन दो सब मत इन करो। डाइकोट के बाद
देखो सबको सुनाई दे रहा है, सबको डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। जिशन तुम अपना माइक्रोफोन बेटा बंद करो, ठीक है। जाइगोट डिवाइड, जाइगोट डिवाइड in transverse manner, zygote divide in transverse manner through mitosis, comma, it gives rise upper basal cell, So yes, mitosis sir. तुम्हारी यार आवाज नहीं आ रही मुझे। It gives rise, Repeat sir. divide, it gives rise upper basal cell, micropylar end, basal cell at micropylar end, and chalazial cell So upper के बाद upper basal cell at micropylar end and at chalazial cell and at chalazial end embryo cell and at chalazial end embryo cell. Full stop. Next point. The suspensor cell or basal cell, sorry, the basal cell, yes, the basal cell divide, the basal cell divide, the basal cell divide into haustoria and into haustoria and suspensor. Full stop. Next point. Embryo cell divide by periclinal, embryo cell divide by periclinal and anticlinal fashion, embryo cell divide by periclinal and anticlinal fashion, comma, they gives rise four cell, then eight yes, cell, post they, हाँ ठीक है रिपीट कर देता हूँ, embryo cell divide by periclinal and anticlinal fashion, embryo cell divide by periclinal and anticlinal fashion, comma, gives rise four cell and then eight cell pro-embryo, four cell and then eight cell pro-embryo. Full stop. Next point. Suspensor cell divide transversely, suspensor cell divide transversely and suspensor cell divide
transversely and gives rise (66 to 19 cell long and gives rise 6 to 19 cell long suspensor. Next point. The pro-embryo divide further and makes a heart shape pro-embryo divide and gives rise a heart shape embryo. Heart shape. heart 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 वाला heart shape, ये heart की तरह दिख रहा है ना, heart shape embryo which have plumule radical and cotyledon. Yes. Which have plumule radical and cotyledon. Which have plumule radical and cotyledon. Which have plumule radical and cotyledon. ठीक है? Yes, sir. Next. Haustoria increases its size. Haustoria increases its size become vacuolated, increases size become vacuolated and help in absorption of food during development. ये डायग्राम हटा दूं, किसी को कुछ पूछ रहा हूं पूछ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि सीड दो तरह के होते हैं, है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ लीजिए, वरना डायग्राम हटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सीड दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, दूसरे वो जिनमें कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सीड दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। एल्ब्यूमिनस दूसरे होते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनमें कि एंडोस्पर्म कुछ रह जाता है ना, रह जाता है। ठीक है, और सीड में कुछ फॉर्म में
एंडोस्पर्म के बचे रह जाने की वजह से। और एक्स एल्ब्यूमिनस वो होते हैं कि वो सीड जिनमें पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो जिनमें एल्ब्यूमिनस सीड वो है जिनमें कि एंडोस्पर्म पाया जाता है, जो मैं आपको बता रहा था, जैसे वीट हो गया, कॉर्न हो गया, है ना, ये एल्ब्यूमिनस होते हैं। और एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होता है? बीन हो गया, पी हो गया, मटर हो गया, है ना, ग्राम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। कॉर्न हो गया, अनियन हो गया, एटीसी। एग्जांपल के साथ याद रखिएगा, और मैं आपको लिखवा देता हूं। द सीड्स हैविंग endosperm tissue, the seeds having endosperm tissues are called albuminous. The seeds having endosperm tissue are called albuminous. Next point, the seed in which endosperm is used up, the seed in which endosperm is used up completely, the seeds in which endosperm is used up completely are called X albuminous, are called X albuminous. नीचे एक नोट लिख लो, नीचे एक नोट लिख लो। जिशान तुम्हारा बहुत छूटता है दोस्त, क्या चक्कर, तुम्हारा नेट बिल्कुल खराब है क्या? नेट चेंज कर लो यार दोस्तों। the seed in which the seed in which endosperm used up completely, the seed in which endosperm used up completely are called X albuminous seed। नीचे एक नोट करेंगे, लिखेंगे नोट, the X albuminous seed, note, the X albuminous seed usually store reserve food material, the X albuminous मतलब जिनमें एल्ब्यूमिन जिनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, the X albuminous seed usually store reserve food material in cotyledon। अब ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था इसके बारे में। दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट आर दिस वन, प्लांट रिप्रोडक्शन। अब बताओ किसी को कहीं पे कोई डाउट, बताइए, बोलो भाई। पूरे चैप्टर में किसी को कुछ ना समझ में आया हो? रिजर्व generally the food is reserved in X albuminous seed, generally the food is reserved in cotyledons। तो मतलब आप ये मान लो जिनमें कॉटिलीडन पाया जाए वो नॉर्मली 99.9% एक्स एल्ब्यूमिनस सीड ही होंगे। हम चने को खोलते हैं, दो बड़े बड़े कॉटिलीडन हमको दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, वो एक्स एल्ब्यूमिनस है। उसमें एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया ने सक करके और फूड को इकट्ठा कर दिया है कॉटिलीडन में। आप बताइए, सबको समझ में आया? ये पूरा कंप्लीट हमारा पूरी यूनिट हो गई है, ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट वन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया?
हाँ, अनियन में सीड होता है ऐसा। अनियन में जब वो नीचे वाला पार्ट तो उसका स्टेम होता है, बल्ब, उसके ऊपर से एक लंबी सी वो निकलती है। आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग भूल गया उसको पर्टिकुलर नेम देते हैं। वो अनियन के वो आते हैं ना, स्टेम आते हैं ना लंबे लंबे, उनके ऊपर सीड लगे होते हैं, तो अनियन में सीड ऊपर पाया जाता है। ठीक है, डन। चलो ठीक है, राइट। तो अ, अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और आपके एनसीईआरटी में दी गई होगी, मोनोकॉट शीट का डायग्राम। अच्छा, ये सिलेबस में है कि नहीं है? इसको सिलेबस में रखा गया है, हटा दिया गया है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट है ना? रिप्रोडक्शन प्लांट हट गया, प्लांट सिलेबस में है? आपके सिलेबस है? आप लोगों के पास नया सिलेबस है कि नहीं, ये बताओ पहले। है ना ऐसा? हाँ, पता नहीं, पता करो जीशान। है ना? हाँ, रेयान है। जीशान, तुम्हारे अलावा सबको पता है कि है। ठीक है, तुम पता करो तुम कहाँ हो, तुम अपडेटेड नहीं हो दोस्त। वो पता करो। ठीक है, उसको डाउनलोड करो, उसमें दे रखा है ऑलरेडी, वो चैप्टर हटा गया। ठीक है, अगर है तो दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके बैच में उम्मीद रखता हूं कि इस बार भी, ठीक है, कुछ बच्चों के, एटलीस्ट 2-3 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। और आप में से जितने लोग पुराने ऑर्किड के लोग, ठीक है, उनको मैं बता दूं, 12th वाले कई सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया। 12th में भी, ऑर्किड में भी किसी बच्चे के, कई सारे जिनका जिनका अभी तक मेरे पास मैसेज आया, दे ऑल आर 95+। आप 12th वाले बैच में पता भी कर सकते हो, बच्चे आपके वहीं पे वहीं पे रहते हैं ऑर्किड के पास में ही। ठीक है, और कई सारे बच्चों का जिनके जिनके पास मेरा नंबर था, उनका मैसेज आया या फोन आया, दे टोल्ड मी दैट दे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, उरूस को कोई जानता होगा, उरूस के 95 के आसपास हैं। और अंबर एक लड़का था, अंबर के 95 हैं, है ना? कई सारे बच्चों को मेरे पास फोन आया। तो इवन इन दिस बैच आई एक्सपेक्ट at least from some people that they must score 100 out of 100 and you can do it. Okay, और इस बार सिलेबस छोटा है, so there are more chances. बशर्ते आप ध्यान से पढ़ें। ये जो मैंने जैसे आपको बताया एक्सेल ल्यूमिनस सीड होते हैं, और दूसरा जो डेवलपमेंटल पार्ट जो मैंने आपको समझाया, इससे क्वेश्चन फैक्चुअल फॉर्म में, मतलब जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं, वो नीट में आते हैं। ठीक है, डायग्राम, अब अगर ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो मैं मोनोकॉट का डायग्राम आपको बता देता हूँ। मोनोकॉट के डायग्राम से आप देखोगे एनसीईआरटी में मेज का एक डायग्राम बना हुआ है। वो 3 मार्कर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे डायग्राम बनाने के लिए, या मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों चीजें सेपरेट करते करते चल रहा हूँ, कि बोर्ड का और आपका ये नीट का, है ना? और बोर्ड में आप, और फॉर्चुनेटली कुछ लोगों को मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई भी है ना? अगर आपने फिजियोलॉजी बढ़िया से सभी क्लासेस अटेंड की होंगी, तो आपको नीट के लिए नेक्स्ट ईयर कुछ ही चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? वरना आपका पूरा का पूरा नीट का कवर हो जाएगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए आप साथ साथ में बिल्कुल करते जाइएगा, छोड़िएगा मत कुछ। ठीक है, तो मैं वो डायग्राम आपको बना के समझा देता हूँ, है ना, मोनोकॉट शीट का। और इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा, आई थिंक व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो डायग्राम मैं, इस वाले डायग्राम को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और वो मैं आपको मेज का डायग्राम बना देता हूँ, और वो मेज का डायग्राम आपको समझा भी देता हूँ। ये 3 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ 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 हाँ। एलएस ऑफ, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, एलएस ऑफ मोनोकॉट। अच्छा अच्छा, हाँ, रेयान ने एक क्वेश्चन पूछा है कि फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं। देखो, सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिनका फॉर्मेशन अदर देन
ओवरी के किसी भी पार्ट से हो जाए, ठीक है, अदर देन ओवरी पार्ट। और दूसरी क्या चीज होती है, सीड इज नॉट फॉर्म्ड, सीड नहीं बनते रेहान, ठीक है। और अगर मौजूद हैं, इफ प्रेजेंट, दे आर, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है, दे विल नॉट जर्मिनेट। और फॉल्स फ्रूट क्या होता है, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। एप्पल में क्या होता है, जिस पार्ट को आप खाते हैं दैट इज थैलेमस, आप थैलेमस को खाते हो। दूसरा बनाना, आप देखो सीडलेस होता है, बनाना इज फॉल्स फ्रूट, है ना। स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट, ठीक है। ट्रू फ्रूट वो होते हैं दे आर मेड ड्यू टू, मेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली उसमें सीड बनेगा, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड फूड इज स्टोर्ड, फूड इज स्टोर्ड इन ओवरी। ये ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की खास बात होती है। क्लियर, रेहान समझ में आ गया? फ्रूट फॉल्स फ्रूट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोनोकॉट के सीड का क्या होता है। अच्छा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, हाँ ठीक है, ये भी बता देता हूँ। कौन बताएगा भाई, व्हाट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी? बोलो भाई, व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, टेल मी, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? बोलो भाई। एपोमिक्सिस, आयशा बताओ क्या होता है ये एपोमिक्सिस? पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस बताओ ऐसा, पॉलीएम्ब्रियोनी फॉर्मेशन ऑफ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। और मोर देन वन, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। और एपोमिक्सिस क्या होती है बताओ आयशा? हाँ राइट राइट, वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है, आयशा ने सही बताया, देखो, गुड गुड, वेरी गुड। एपोमिक्सिस क्या होती है, मैं बता ही देता हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए। एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोग्यूल्स, है ना, किसी भी तरह के फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोग्यूल्स, प्रोपोग्यूल मतलब सीड टाइप की कोई चीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपोग्यूल्स विदाउट मियोसिस। मतलब विदाउट मियोसिस का क्या मतलब हुआ, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन एंड
जब गैमीट बनेंगे नहीं तो गैमीट मिलेंगे कहाँ? सिनगैमी। ठीक है, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेग्यूल्स विदाउट मियोसिस, विदाउट सिनगैमी इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपो माने होता है विदाउट, एपो वर्ड का मतलब ही होता है, एपो मीन्स विदाउट, और गैमी मीन्स होता है विदाउट एपो मिक्सिस, सॉरी गैमी मीन्स तो मैरिज होता है, मिक्सिस मीन्स होता है मिक्सिंग। तो विदाउट मिक्सिंग इसका मतलब ही होता है। एपोमिक्सिस, इसी में नोट कर लेंगे, एपोमिक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? एपोमिक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं इसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो होगा जिसमें सिनगैमी नहीं होगी। हाँ राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, आप देख ले पॉलीएम्ब्रियोनी, ऐसा ने बता ही दिया ऑलरेडी, फिर भी बता देता हूँ। पॉली एम्ब्रियोनी, तो नोट कर लीजिए पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्ब्रियो, increase in the number of embryo inside seed, that is occurrence of more than one embryo in seed। एक ही सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। एपोमिक्सिस का एग्जांपल कौन बताएगा? बताओ भाई, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस का एग्जांपल बताओ, एपोमिक्सिस का एग्जांपल। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ रक्षा। ठीक है, देखो मैंने ये बताया, समझिए, अगर कभी भी, ठीक है, मतलब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है कहीं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब गैमीट बनेंगे नहीं तो गैमीट मिक्स कहाँ से होंगे? जब गैमीट बनेंगे नहीं तो गैमीट मिक्स कहाँ से होंगे, है ना? तो गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, गैमीट बने नहीं तो गैमीट मिक्स नहीं होंगे, तो मियोसिस भी नहीं होगी और सिनगैमी भी नहीं होगी। तो अगर किसी भी तरह से प्रोपेग्यूल्स, मतलब प्रोपेग्यूल्स का सीड एक तरह का प्रोपेग्यूल है ना, या स्पोर्स एक तरह के प्रोपेग्यूल है ना? अच्छा, डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन की बात करोगे रक्षा? ये पॉलीएम्ब्रियोनी की, पॉलीएम्ब्रियोनी या ऊपर है ये बताओ। अच्छा पॉलीएम्ब्रियोनी की तो नोट करेंगे, occurrence of more than one embryo, occurrence of more than one embryo हाँ आयशा सही बात है, पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिलेटेड विद द, बताता हूँ, मल्टी ओवुलर। हाँ, occurrence of more than one embryo inside a seed, inside a seed is called, is called polyembryony, is called polyembryony। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पॉलीएम्ब्रियोनी का, लेम सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट? और बताइए किसी को डाउट, जल्दी बताइए, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? रेहान समझ में आ गया? बाकी सब लोगों को समझ में आया?
आयशा, दो आयशा हैं, ठीक है ना? तो दोनों आयशा को समझ में आ गया ना? रक्षा समझ में आ गया? पाकिया, जिशान, रेयान, प्रांजल, सब लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया पहले? गुड गुड गुड। तो अब देखिए इसमें, राइट, चलो सबको समझ में आ गया। इसमें फाइनली एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं। वो चीज क्या है कि सिंपल है। मोनोकॉट का जो मैं आपको सीट का स्ट्रक्चर बता रहा था वो और समझ लो, उसमें कुछ है नहीं वैसे, लेकिन है नहीं का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा था। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस तरह से मोनोकॉट, मक्के का सीड आपने देखा होगा, इस तरह से मक्के का सीड होता है। और इसमें एक ऊपर की तरफ लेयर है और फिर उसके नीचे की तरफ भी एक ऐसी लेयर। तो वही जो हेडिंग थी मैंने, मोनोकॉट सीट का जो स्ट्रक्चर है। नीचे एक टिश्यू की लेयर होती है यहाँ पे। ये इस तरह की एक टिश्यू की लेयर होती है। और ऊपर की तरफ ऐसा एक टिश्यू होता है और नीचे की तरफ भी एक ऐसा टिश्यू होता है। देखिए दिस इज एल्यूरोन लेयर, राइट? ये आपकी एल्यूरोन लेयर होगी। एंड द सेकंड वन, दिस इज एंडोस्पर्म। ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। ये जो आपका पार्ट है, इस टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं स्पुटेलम। ये जो अपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोलियोटाइल।
कोलियोप्टाइल, ये वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। इसके नीचे वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। दिस इज रूट कैप, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब सीड की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लेयर है, दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प इसको, ठीक है। अच्छा रेयान, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अनफेवरेबल कंडीशन में है ना, ये जिनमें सी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनमें इसका प्रोपोगेशन के लिए फंक्शन करते हैं, जिनमें सीड बनता ही नहीं, जैसे स्ट्रॉबेरी में है ना। एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस हो गई कि जैसे स्ट्रॉबेरी में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जब स्ट्रॉबेरी में सीड नहीं बनता है तो उसको कैसे करोगे? तो स्ट्रॉबेरी में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो स्ट्रॉबेरी में सीड ना बनने की वजह से उसका प्रोपोगेशन कैसे होगा? तो सीड का फॉर्मेशन ना बन होने की वजह से है ना, वहां पे सीड बन जाएंगे। डन। वो प्रोपोगेट वरना तो फिर उनका प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा अगर एपोमिक्सिस नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिक इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ भाई, टोटल, रेयान का एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन। कितने न्यूक्लियाई होते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं? देखो रेयान, चलो बता देता हूँ, ठीक है। लुक, एक मतलब कितनी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगी? एंडोस्पर्म में तीन तो पहले ही हो गई, एन प्लस एन प्लस एन, तो थ्री न्यूक्लियस तो यहाँ पे हो गई। फिर दूसरा बना एम्ब्रियो, तो एन प्लस एन, टू न्यूक्लियस यहाँ हो गई, टोटल आया फाइव। फाइव होगा इसका आंसर। राइट, वेरी गुड, ऐसा फाइव होगा, फाइव विल बी द आंसर, फाइव आंसर होगा। अब देखो, यहाँ पर जो पेरिकार्प है सीट की आउटर कवरिंग होती है, एल्यूरोन जो लेयर होती है ये जस्ट पेरिकार्प के नीचे वाली लेयर होती है। एंडोस्पर्म इसमें फूड इकट्ठा होता है। स्कूटेलम एक टिश्यू होता है जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना। जब वाटर आता है या हाइड्रेट हो जाता है तो इसमें मौजूद हाइड्रोलिटिक एंजाइम फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो एंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। इसको इसके बाद ये कोलियोप्टाइल क्या है? ये अपर वाला जो पार्ट होता है ना, जिससे कि अपर पार्ट बनेगा, मतलब कि ये प्लूम्यूल की तरह फंक्शन करता है। प्लूम्यूल, या यूं कहेंगे, इसे शूट का फॉर्मेशन होगा, तो शूट कैप है, इससे शूट का फॉर्मेशन होगा, नीचे एम्ब्रियो होगा, रेडिकल से रूट बनेगी और रूट के नीचे रूट कैप होता है। डायग्राम क्लियर? मेज का डायग्राम, मेज, और मेज क्या होता है? मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट शीट का ट्रांसफर सेक्शन है, टीएस। क्लियर भाई, सबको क्लियर है?
ठीक है, तो यहीं पे वाइंड अप किया जाए फिर। डन, सबने नोट कर लिया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे का कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, बैकअप क्लास आयशा, एक मिनट, बैकअप क्लास के लिए कैन वी डू इट टुडे इज लाइक टुडे इज वेडनेसडे, है ना? थर्सडे और सैटरडे में क्या शेड्यूल रहता है? सैटरडे कैन वी डू इट, कैन वी मेक इट सैटरडे? बताओ आयशा। थर्सडे एंड ट्यूसडे, अच्छा सैटरडे इज नॉट पॉसिबल, क्लास रहती है सैटरडे? अच्छा ठीक है, ओके, सो वी कैन मेक इट थर्सडे। थर्सडे मीन्स टुमारो, ठीक है। लेट मी टॉक विद निष्कर्ष जी, है ना, क्योंकि निष्कर्ष जी ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और चैनल्स खाली भी रहने चाहिए, है ना, आईडीज खाली भी रहनी चाहिए, और आपकी क्लास भी खाली होनी चाहिए, दो चीजें मैटर करती हैं। तो मैं वी कैन मेक इट ऑन थर्सडे और ट्यूसडे एनी डे। तो मैं ट्राई करता हूँ कल के लिए, है ना, इफ पॉसिबल वी विल डू इट। मैं वही बोला सैटरडे इवनिंग, इफ इट्स फ्री वी कैन मेक इट सैटरडे इवनिंग एज वेल। ठीक है, 7 के पहले, लेकिन 7 के बिफोर 7, क्योंकि 7 ऑनवर्ड मेरी क्लास रहती है, 7 to 9 मेरी क्लास होती है ना। वी कैन मेक इट 5 to 6, 6 to 7, इज इट पॉसिबल? 5 to 6, 6 to 7 सही रहेगा? ठीक है, ठीक, तो मैं सैटरडे की बात करता हूँ निष्कर्ष जी से, ठीक है ना? चलो ठीक, बाय बाय, बाय, टेक केयर।